सबसे पहले ये बताइए कि जो ब्रांडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। और आज माशाल्लाह जब हम इस दिन पे बैठे हैं तो माशाल्लाह वाहिद ऐसा एंटरप्रेन्योर बना पाकिस्तान का जिसको 9 ग्लोबल अवार्ड मिले। मैंने जो है फोर्ब्स में नाम आया। ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग खोल रहे हैं, SCCP भी रजिस्टर कर रहा है और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये फेलियर क्यों है, क्यों नाकाम हो जाते हैं, क्या वजह है, क्या वजूहात हैं? वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन कम है, लेकिन उसके बावजूद जो डिजिटल पॉपुलेशन है भी ना, उसको भी आप समझ लें अभी ग्लास खाली है। तो आज जब हमारे मुल्क को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम कैसे भाग जाएं यार? तो मैं तो इस चीज का कायल ही नहीं हूं कि आप भाग जाएं मुल्क से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर JTR मीटअप। आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, आज जो हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं वो ई-कॉमर्स मार्केट के दो बड़े प्लेयर हैं और माशाल्लाह से काफ़ी बड़े पैमाने पे उनका काम, उनकी खिदमत दुनिया भर में जानी जाती हैं। अहमद रऊफ़ ईसा साहब मेरी मुराद, और उनके साथ हमज़ा अब्दुल रऊफ़ ईसा साहब जो कि टेलीमार्ट के फाउंडर हैं। तफसील से इंशाल्लाह ई-कॉमर्स मार्केट के ऊपर बात करेंगे। मेरे ख्याल से मेरा ये वो मीटअप होगा जिसमें इतनी डिटेल से किसी ने बात की होगी ई-कॉमर्स के ऊपर। ख़ास तौर पे मजहबी जो बैकग्राउंड है, इस हवाले से मैं कह रहा हूँ। बाकी तो माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी काम किया है और काफ़ी इनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। तो सर वेलकम कहते हैं आपको, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप हज़रात ने माशाल्लाह इंडस्ट्री में जब कदम रखा तो शुरू से आपके वालिद साहब यूनाइटेड मोबाइल के थ्रू वो उसको ऑन करते थे, पूरी दुनिया में उनको जाना चाहता था और आपने बड़ा काम किया। आप दोनों हज़रात में से सबसे पहले स्टार्ट किसने लिया? वैसे तो आंख खुली तो बिज़नेस ही था, लेकिन आपने कौन सबसे पहले उसमें देखें, होता ही है ना कि अब जैसे दो भाई हैं, अब उसमें एक बड़ा छोटा होता है, तो बड़े छोटे का डिफरेंस होता है सिर्फ कि अब वालिद साहब के साथ ऐसी बात है, मैं बड़ा हूँ तो मैंने थोड़ा ज़्यादा पहल ली थी, क्योंकि कुछ सिनेरियोज इस तरह के बन गए थे कि कुछ तकालीफ इस तरह की थी कारोबार के हवाले से, कुछ और हवालों से। तो जाहिर है बड़ा हूँ तो मुझे था कि यार मैं कुछ करूँ, मैं ज़रा स्टेप इन करूँ। फिर जाहिर है ये छोटा ज़रूर है, लेकिन वो इतना कोई एज डिफरेंस नहीं है कि हम बोलेंगे 3-10 साल का फ़र्क आ जाएगा। तो 2 साल का हमारा सिर्फ फ़र्क है। तो उसी तरह का फ़र्क आप समझ लीजिए कारोबार में था। लेकिन ये कि कारोबार हमने प्लानिंग पहले की, बाद में स्टार्ट किया, तो आसपास ही है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें डिफरेंस इतना है नहीं। हमज़ा भाई आपकी तरफ आएंगे। आपकी जो एजुकेशनल, आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो बिज़नेस से रिलेटेड है। MBA आपने किया IBA से और मार्केटिंग में। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो ब्रांडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। उस तरह की ब्रांडिंग नहीं हो पाती। आप अगर एडिडास को लें तो कितना बड़ा ब्रांड उन्होंने बना दिया और इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर वो लोग, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई ब्रांडिंग का ख़ास तौर पे में नज़र नहीं आता। तो इस हवाले से एक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में मिनिमम आपके पास अगर कॉस्ट हो तो कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं, इस हवाले से आपकी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मधु करने का शुक्रिया और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अच्छा, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जहाँ तक बात है ना, तो वो अक्सर औक़ात लोग जो है वो उसको परसीव करने में गलती ये करते हैं कि वो समझते हैं अपने प्रोडक्ट के फीचर बताना जो है वो मार्केटिंग है। तो प्रमोशन को मार्केटिंग या ब्रांडिंग से मिक्स करते हैं। तो प्रमोशन कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है और मार्केटिंग और ब्रांडिंग अलग है। उसमें फ़र्क क्या होता है? जब आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं ना, तो वो आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हैं। लेकिन जो ब्रांड है वो प्रोडक्ट से बहुत बड़ी चीज़ होती है। ब्रांड की आपने जो कम्युनिकेशन लाइनअप करनी होती है वो कस्टमर से एक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करना होता है कि हमारा ब्रांड जो है उसकी वैल्यूज़ क्या है, व्हाट डज आवर ब्रांड स्टैंड फॉर। तो कोक या पेप्सी जो कि बड़ी एक कमोडिटाइज्ड इंडस्ट्री है कि एक ड्रिंक है, उसमें तो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आप जब इनकी मार्केटिंग देखते हैं तो कोक कहता है ओपन हैप्पीनेस। तो उन्होंने अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग को एक इमोशनल लेवल के ऊपर कस्टमर से कनेक्ट किया कि हम एक काली ड्रिंक बनाने वाली, फिजी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी नहीं है, हम हैप्पीनेस को फ़रोग दे रहे हैं कि जब आप हमारी ड्रिंक पिएं तो आप खुश हों, खुशी के लम्हात में आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो ब्रांडिंग या मार्केटिंग अगर आप अपने ब्रांड की करना चाहते हैं तो उसमें आपने प्रोडक्ट फीचर्स से ऊपर लेवल पर सोचना होगा कि कस्टमर, जो आज का कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। ये पहले 10-15 साल पुराना दौर नहीं है जहाँ पे पावर शिफ्ट जो है वो ब्रांड के पास और कस्टमर को इन्फॉर्मेशन से दूर रखा जाता है। अब कस्टमर बड़ा अवेयर है,
तो वो ये नहीं चाहता कि मैं आपकी प्रोडक्ट इसलिए खरीदूं कि उसमें फीचर्स अच्छे हैं, वो इसलिए खरीदना चाहता है कि आपके ब्रांड के साथ में रेजोनेट करता हूँ कि नहीं करता। जी जी। जिस वजह से आपने देखा बाहर बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन ब्रांड्स हैं और बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि यार एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे, रिसाइकल से रिलेटेड बिजनेसेस बहुत आए। तो वो इसीलिए आ रहे हैं कि कस्टमर को एक हायर लेवल के ऊपर कनेक्ट किया जाए, उनसे इमोशनल लेवल पे बात की जाए और उनको रीज़न दिया जाए कि हमारे ब्रांड से आप क्यों रिलेट करें, क्यों रेजोनेट करें, अपार्ट फ्रॉम आवर प्रोडक्ट फीचर्स, जो कि एक बहुत छोटी चीज़ है कस्टमर के लिए आज जब वो किसी ब्रांड से खरीदने का सोचता है। तो कुछ अल्फाज के अंदर एक कंसाइज वे के अंदर दिस इज ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा ओपिनियन। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आप वाहिद ही हैं जिसको 9 ग्लोबल अवार्ड मिले हैं, तो जरा ये भी बताइए अपनी जर्नी के बारे में। इसमें देखिए, जब काम स्टार्ट किया 2014 में, तो ज़ाहिर है काफ़ी सारी तकालीफ आती हैं आपको जब काम स्टार्ट करते हैं तो, लेकिन उसकी मैं कहता हूँ प्रायर आप वर्किंग कर लेते हैं, चीज़ें अंडरस्टैंडिंग आपके पास होती है, प्लस ग्लोबल एक्सपोजर इस हिसाब से होता है कि मैं एक बहुत पुराना ऑनलाइन बायर हूँ। सही है, मैं बीच में एक शख्स के साथ बैठा था तो मैंने बोला यार 2011 से मेरे पास अमेजोन का सेलर अकाउंट है। तो वो मेरे साथ परेशान कह रहा है यार तुम्हारे पास उस टाइम का सेलर अकाउंट है यूएस का, जिस टाइम पे किसी के पास नहीं होता था। उस टाइम पे लोग जानते भी नहीं थे कि अमेजोन कोई चीज़ भी है। तो जाहिर सी बात है ग्लोबल एक्सपोजर होना वो आपको बड़ा एक बेनिफिट देता है। मैं आज भी फ्लिपकार्ट है इंडिया का है, उसका भी मैं सेलर हूँ, मैं अली एक्सप्रेस का भी सेलर हूँ, मैं लजाडा का सेलर हूँ। तो मैंने अपने हमेशा से एक्सपोजर को बढ़ा रखा है। मैं आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ जो लोगों को लगता है शायद हमारे काम की नहीं है, लेकिन मैं उनसे सीख लेता हूँ। तो हमेशा जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो आपको बेनिफिट देता है। तो मैंने कोशिश ये की, मैं जाहिर है हम लोकल मार्केट को स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम चांद की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम लोकल मार्केट को स्टडी करते हैं, लेकिन हम जो बेनिफिट है सारी चीज़ें, कितनी दफ़ा हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि कहते हैं यार आप ये फ्लिपकार्ट को देख के क्यों कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ को देख के क्यों कर रहे हो। इंटरनल बोर्ड पे बैठते हैं तो भी होता है कि यार ये चीज़ इतनी समझ नहीं आ रही, तो मैं कहता हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इसलिए फॉन्ट रखा हुआ है, इसलिए ये चीज़ रखी हुई है। तो कितनी चीज़ें हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। और जाहिर सी बात है जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे होते हैं या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए चीज़ें कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ द बॉक्स होती है, तो हम जब वो कर रहे होते हैं तो जाहिर है आपको रिकग्निशन मिलती है। और ऐसा नहीं है कि फॉरेन रिकग्निशन मिले। मैंने 2012 में हमने काम स्टार्ट किया, 2014 में कंपनी लॉन्च हुई है, 2019 में जाके अप्रैल में फोर्ब्स ने जो है वो दिया है। तो आप सोचें इतना बड़ा एक गैप है बीच में। उस गैप में जाहिर है मेरा जो पहली रिकग्निशन थी वो ये थी कि मुझे आउट ऑफ नोवेयर वर्ल्ड रिटेल कांग्रेस, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल बॉडी है, उसने बोला कि ये राइजिंग स्टार है फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। 2016 में वो आया। और उसके बाद जाहिर सी बात है वो जब एक चीज़ आपके साथ अटैच हो जाती है तो फिर दूसरा भी कहता है हाँ यार इसको अवार्ड देना चाहिए, तीसरा कहता है उसको अवार्ड देना चाहिए, और वो एक पोर्टफोलियो बनता गया। और आज माशाल्लाह जब हम इस दिन पे बैठे हैं तो माशाल्लाह वाहिद ऐसा एंटरप्रेन्योर बना पाकिस्तान का जिसको 9 ग्लोबल अवार्ड मिले, मैंने जो है फोर्ब्स में नाम आया। जाहिर सी बात है इसके बाद मैं इन पूरे टाइम में सिर्फ ये नहीं कि मैं अवार्ड्स ले रहा था, मैं एज ए ज्यूरी पैनल भी 24 ग्लोबल अवार्ड्स के साथ मैंने काम उनको जज भी किया आपने? उनको जज किया। सऊदी अरामको दुनिया को पता है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, सही, कैप टेबल पे आफ्टर एप्पल। तो सऊदी अरामको को मैंने जज किया, मैं बैठ के मैंने अवार्ड्स में जज किया उसको, सही है। इसके बाद मैंने DHL को जज किया, बुगाटी को जज किया, टाटा, रिलायंस, जिसको हम मानते हैं कि यार दुनिया की टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज हैं, आपके बराबर में इंडिया सेम डेमोग्राफिक्स में उसमें दोनों बड़ी कंपनीज हैं, तो उन सबको मैंने जज किया, DHL को। तो वो जैसी बात एक सिनेरियो में बनाता गया और मैंने कोशिश ये की हमेशा कि मैं ग्लोबल एक्सपोजर लूं ताकि वो हम सीखें उनसे, क्योंकि जो चीज़ वेस्ट में होती है ना वही चीज़ पाकिस्तान में बाद में आती है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आती ज़रूर है। तो हमने उनसे सीखना शुरू किया, तो जब उनसे सीखना शुरू किया, उनका एक्सपोजर लिया, तो उन्होंने पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलते आपको अवार्ड? देने चाहिए। नहीं, पाकिस्तान में इस लेवल के अवार्ड होते ही नहीं है। पाकिस्तान में 2 दिन 3 दिन पहले भी एक सेशन में मैंने कहा कि यार पाकिस्तान में अवार्ड इस नौयत के होते ही नहीं है, और जो 1-2 लोग करा रहे हैं तो वो बड़ा बाइस्ड अवार्ड्स कराते हैं, पैसों को लेकर अवार्ड्स कराते हैं, तो उसकी कोई वर्थ नहीं है। ये नहीं है कि मैं बोलूँ मुझे ये वाला अवार्ड मिला है तो उसकी कोई वैल्यू हो, तो वैल्यू बेस्ड अवार्ड पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अवार्ड नहीं है। ठीक है, आपका ये मैंने सुना था कि आपकी जो टेलीमार्ट की मार्केटिंग है या ब्रांडिंग है, इसको SEO नहीं किया आप हजरात ने। तो मैं नहीं समझता कि SEO किए बगैर आपकी कोई मार्केटिंग बड़ी प्रॉपर हो सकती है। आपके पेजेस हैं, आपका सोशल जो एक पूरा प्लेटफॉर्म्स है, कितना यूज़ करते हैं, कैसे ब्रांडिंग आपने ये मुमकिन बनाई? फिर देखिए, मैं हमेशा, जैसे हमजा ने ब्रांडिंग के बारे में कुछ चीज़ें की, मैं हमेशा ब्रांडिंग कहता हूँ ब्रांडिंग इज साइकोलॉजी। ठीक है, सही है। आपकी कंपनी की परसीव्ड वैल्यू इन द यूजर्स माइंड, ये ब्रांडिंग है। सही, सामने वाला बंदा आपकी कंपनी के बारे में क्या सोचता है, उसकी परसीव्ड वैल्यू क्या है, ठीक है, वो क्या सोचता है आपके ब्रांड के बारे में, ये मैं कहता हूँ ब्रांडिंग है। हमने हमेशा से, ऐसा नहीं है जो आपने बोला SEO नहीं किया, सही है, हमने क्या किया, हमने SEO को
फोकस्ड नहीं किया। हमने क्या किया, मेरे अब जैसे वेबसाइट है, ठीक है, मेरी वेबसाइट में तकरीबन चीजें सिस्टम खुद करता है। ठीक, मेटा टाइटल खुद बनाता है, मेटा कीवर्ड्स खुद बनाता है, मेटा डिस्क्रिप्शन खुद बनाता है मेरा टोटली सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम। पूरा का पूरा, क्योंकि मेरा कस्टमाइज, मैं शायद पाकिस्तान में 2-3 ऐसे वेबसाइट्स हैं, मार्केट प्लेसेस में तो मेरे ख्याल 2 ही हैं, जी जी, जिन्हों की अपनी कस्टम मेड प्लेटफॉर्म्स हैं। उसमें टेलीमार्ट भी है, ठीक है। तो टेलीमार्ट कस्टम मेड प्लेटफॉर्म, जीरो से अपना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको जिस तरह चाहे हम यूज कर सकते हैं। सही, एक बहुत बड़ी चीज इंशाल्लाह ताला अगले 1 आधे हफ्ते में भी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो वो अगर मैं किसी नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे होता मैं नहीं बना सकता था, नामुमकिन था। ठीक मैं है, कस्टम मेड प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीजें मैं इनबिल्ट डाल देता हूँ। सही है। तो हमने क्या किया, एसईओ हमारा ऑटोमेटिक, जब देखिए आपका जब प्रोडक्ट काउंट 2.25 लाख प्रोडक्ट है, सही है, तो 2.25 लाख पेजेस तो ये हैं। फिर प्रोडक्ट पेजेस के अलावा कैटेगरी पेजेस होते हैं, ब्रांड पेजेस होते हैं, इसके अलावा इंफॉर्मेशन पेजेस होते हैं, टाइटल पेजेस होते हैं। इन सही। सारी चीजों का वो ऑटोमेटिक, इतने सारे पेज गूगल को दिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक एसईओ रैंक आपका बेहतर हो जाता है। ठीक तो है, हमने उस पे काम किया। प्लस हमारा हमेशा से एक सोच थी इनिशियली कि यार, मैंने 3 साल स्टार्ट की जो लगाया, हमने सिर्फ ये फोकस किया 3-4 साल में कि हमारी ब्रांड गुडविल इतनी होनी चाहिए कि कस्टमर को गूगल की जरूरत ना पड़े, कस्टमर जाए, सर्च करे टेलीमार्ट.pk और खुद डायरेक्ट सर्च करके आपकी तरफ आए। वो ठीक है, डायरेक्ट मेरे पास। तो आज भी अगर आप देखें तो मेरी वेबसाइट का तकरीबन जो सबसे बड़ा जो ट्रैफिक चंक है वो डायरेक्ट ट्रैफिक है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा लोग टेलीमार्ट.pk खुद लिख के आते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता कि यार तुम एसईओ पे जाओ, देखो कौन सी बड़ी वेबसाइट है, वहां से मेरे पास आओ। तो हमने अदर वे राउंड खेला, लेकिन हाँ, एसईओ को हमने इग्नोर कभी नहीं किया, हमने उसको एक तरीके से पैरेलल चलाते रहते हैं। हमजा भाई ये बताइएगा कि ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग खोल रहे हैं, SCCP भी रजिस्टर कर रहा है और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये फेलियर क्यों है, क्यों नाकाम हो जाते हैं, क्या वजह है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये नहीं चल पाते आगे, क्या समझते हैं? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा देखें, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की अगर बात करते हैं, अगर आप ऑनलाइन स्टोर से मुराद आपकी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, इसका मतलब ये है, आसान कर दूं व्यूअर्स के लिए भी, कि वो प्लेटफॉर्म जो बाकी लोगों की प्रोडक्ट्स अपने पास बेचता है, सेलर्स को ऑनबोर्ड करता है और उनको कहता है कि आप अपने अपने प्रोडक्ट्स बेचें, तो उसकी अपनी कोई यूनिक प्रोडक्ट या जिसको हम मार्केटिंग की ज़बान में कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होती है। सही। तो अगर मार्केट प्लेसेस की बात करते हैं तो मार्केट प्लेसेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपके लिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत मिनिमल होती है कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो यूनिक हो। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मार्केट प्लेस हूँ और मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का फ़ोन बेच रहा हूँ, तो वही ब्रांड का फ़ोन पाकिस्तान की हर दुकान पे भी बिक रहा है, छोटे से छोटी दुकान पे, और पाकिस्तान के हर ऑनलाइन स्टोर पे भी बिक रहा है। तो जो मार्केटिंग या ब्रांडिंग के हवाले से भी या कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल आप ये पूछते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, जब आप बिजनेस पे वर्किंग करते हैं, उसके बिजनेस मॉडल बनाते हैं, कि व्हाई वुड अ कस्टमर वांट टू बाय माय प्रोडक्ट और यूज माय सर्विस, कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ अगर वो प्रोडक्ट का है या सर्विस का है तो कस्टमर क्यों मेरा इंतखाब करेगा जब उसके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। तो ये सबसे पहला सवाल होता है जिसकी बेसिस पे आपको पता चलता है एज अ कंपनी कि मेरी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी क्या है, कि मैं बाकियों से कैसे मुख्तलिफ हूँ, जिसको हम कहते हैं यूएसपी क्या है। तो मार्केट प्लेसेस में वो यूएसपी प्रोडक्ट लेवल पे तो नहीं है कि आप अगर प्रोडक्ट, मिसाल दे रहा हूँ कि चले मैंने एक नई कैटेगरी, एक नया ब्रांड ढूंढ लिया किसी कोने से जो सबको नहीं पता था, लेकिन जब मैं अपनी वेबसाइट पर लगाऊंगा तो क्या दूसरे लोग उसको बेचना शुरू नहीं करेंगे? कर देंगे। तो इसलिए वो सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज या ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है डिफरेंशिएशन की जो लॉन्ग टर्म चल सके। शायद मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो 1-2 महीने तक किसी और के पास नहीं है, लेकिन फिर दूसरे लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कम होती है ना, वहां पे सर्वाइवल रेट बिजनेस का कम होता है, क्योंकि आपके लिए कंपटीशन से लड़ने की कोई मजबूत स्ट्रेटजी नहीं है कि लोग क्यों मेरे पास आके मेरी वेबसाइट पे मुझसे खरीदेंगे और किसी और से नहीं खरीदेंगे। तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग एंगल क्या आता है कि ये बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मार्केट प्लेसेस के बिजनेस को आपने फीचर्स पे काम करना है या सर्विसेज पे काम करना है। सही है कि कस्टमर प्रोडक्ट मुख्तलिफ अगर नहीं भी है तो मेरी जो सर्विस लेवल डिफरेंशिएशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और सर्विस लेवल के अंदर फिर आपकी ऐप का यूजेज भी आता है कि आपकी ऐप कितनी इफेक्टिव है, कितनी तेज है, चेकआउट का प्रोसेस कितना आसान है, सर्विस के अंदर डिलीवरी टाइमलाइंस भी आती हैं। तो अगर नेट की पेनिट्रेशन ही नहीं है आपके पास, ये जो स्मार्टफोन्स है ये भी नहीं है लोगों के पास, 25% मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इस वक्त है, तो ये कैसे आप बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे? आपका बेस ही सारा कमज़ोर है। देखें, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन कम है, लेकिन उसके बावजूद जो डिजिटल पॉपुलेशन है भी ना, उसको भी आप समझ लें अभी ग्लास खाली है।
तो इस वक्त पाकिस्तान में जो वेबसाइट स्टैब्लिश्ड भी है, अगर उनका माहाना ट्रैफिक देखा जाए तो उसमें अभी भी क्वेश्चन है कि आप उनको भी कवर करें। लेकिन जाहिर सी बात है, जब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, कि अगर आप 200%, 300%, 400% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करना चाहते हैं तो फिर आपका वो ग्लास भर जाएगा जो डिजिटल अवाम का आज है, और फिर आपको जरूरत होगी कि बहुत तेजी के साथ नए यूजर्स भी जुड़ते जाएं। तो उसकी इंपॉर्टेंस को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि स्मार्टफोन की जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन होगी उतना ज्यादा आपके डिजिटल बिजनेसेस को, ख्वाह वो ई कॉमर्स के मार्केट प्लेसेस के अंदर हो, फूड डिलीवरी के अंदर हो, राइड हेलिंग के अंदर हो, ऑनलाइन टिकटिंग के प्लेटफॉर्म्स हो, तो डिजिटल पेनिट्रेशन बहुत हेल्प करती है। और उसमें बेशुमार हमारे सामने एग्जांपल्स हैं, चाहे वो यूएई हो, छोटी सी मार्केट है, 1 करोड़ की आबादी भी शायद नहीं है, तो बहुत ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, चाहे वो वियतनाम हो, वहां पे भी ऑलमोस्ट 90% स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन है। तो उसका तो रोल, जो इंपॉर्टेंस है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी मार्केट प्लेसेस में बड़ी मुश्किल होती है, और लोग चूंकि उसको डिस्कवर नहीं कर पाते, उस पर काम नहीं कर पाते कि हम प्रोडक्ट के अलावा किस तरह कंपटीशन से जो है वो सुपीरियर लगे या कस्टमर के लिए प्रेफर हमें कस्टमर करे, उसमें फिर लोग सर्विसेज को, फीचर्स को इग्नोर करते हैं, उस पर इतना फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, मेरे ख्याल से लोकल मार्केट आप हजरात हैं, तो लोकल मार्केट का काम तो नहीं है ना स्मार्टफोन को उसकी अवेयरनेस देना, जब वो लोगों को लेके देना। अहमद भाई, ये बताइएगा कि टेलीमार्ट में आप हजरात ने माशाल्लाह इतनी कामयाबी हासिल की है, फ्रॉड की जहाँ तक बात आती है, बहुत सारे लोग अल्ट्रा प्रो मैक्स मंगवाते हैं, आईफोन मंगवाते हैं, लेकिन बीच में से कोई और चीज़ निकल के आती है ना, तो वो जो आपके पार्टनर्स हैं, कोरियर वाले हैं, बैंक वाले हैं आपके, तो इन लोगों को भी आपने चलाना है। ज़ाहिर है कि वो कैसे आप लोग इस चीज़ से इसको लेकर चल रहे हैं ताकि लोगों का एतमाद आपके ऊपर बहाल रहे। बहरहाल देखें, मसला एक चीज़ होती है, सही है, अब मार्केट प्लेस जैसे हमजा ने बोला ना, तो मार्केट प्लेस में बहुत सारे वजूहात हैं कि जाहिर सी बात है हम हर चीज़ पार्टनर पे बाउंड होते हैं, सही है। मेरे पास हज़ारों सेलर है, सेलर्स पे बाउंड, सही है, ठीक है। मैं जो दुनिया में मॉडल नहीं चलता, मैं वो मॉडल चला रहा हूँ कि जहाँ पे हम ये करते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई हम आपके लिए आप हमें भेजें, हम चेक करेंगे। मैं एक स्टेप ऐड कर देता हूँ कि मैं चेक करूंगा, उसके बाद मैं भेजूंगा, ताकि ये ना हो मेरे कस्टमर के साथ फ्रॉड हो जाए। लेकिन डिलीवरी मैं नहीं कर सकता। हाँ, शायद में यूएई में होता है जहाँ पे सेलेक्टेड नंबर ऑफ सिटीज हैं, जो इतना बड़ा मुल्क नहीं है, तो मैं कहता हूँ हाँ मैं अपनी फ्लीट बना सकता हूँ कि मेरे पास क्यों प्रोबेबिलिटी होती है ना कि यार मैं 14 शहर में काम कर रहा हूँ, तो 14 शहर में मेरे पास हर शहर में इतने ऑर्डर है, तो मेरे पास इतनी फ्लीट होनी चाहिए। सही होता ही है। आप पाकिस्तान जब इतने बड़े मुल्क में आप काम करते हैं, तो आपके पास आप कोरियर को यूज करेंगे। कोरियर जब मैं आप नॉर्मली आपसे अगर सवाल पूछूं ना कि यार आप कोई मुझे अपने जानने वालों में 10 ऐसे बंदे निकाल दें जिसको आप दिन के जो है 20-20 लाख के पार्सल दे सकते हो, तो आप अपने जानने वालों में 10 ऐसे लोग नहीं निकाल सकेंगे। कोरियर हजारों की फ्लीट पे काम करता है, सही है। अब हजारों की फ्लीट पे काम कर रहा है, वो एनआईसी भी उनके चेक कर रहा है, हर चीज वैलिडेट करता है, लेकिन इसके बाद भी जाहिर सी बात है 2 नंबरियां हो जाती हैं, सही है। अब वो जाहिर सी बात है यूएस पे या यूके में इन सारी चीजों पे अगर वो हो 2 नंबरी हो, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी कटेगी, वो जेल पक्का जाएगा। हमारे यहाँ आपको पता है ये चीजें नहीं होती, तो क्या होता है, हमने कोई चीज डिस्पैच की, हमारे साथ हुआ है, लाखों रुपए का आइटम डिस्पैच के कितनी दफा तो तोड़ देते हैं। मेरे पास आज भी अगर मैं आपको वेयरहाउस में दिखाऊं तो एलईडीयां पड़ी हुई हैं, टूटी हुई, एयरपॉड्स पड़े हुए हैं टूटे हुए, सही। अब वो कोरियर ने तोड़ दिए हैं, सही। अब मैं कस्टमर को बाउंड हूं नया देने पे। अगर आप क्लेम करते हैं कोरियर को, तो वो आपकी बात आपको सेटिस्फाई करता भी है? देखिए करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वो 6-6 महीने 8-8 महीने में क्लेम करता है, कितनी दफा नहीं भी मानता, वो कहता है मेरी गलती नहीं है, सही है। हम क्या करते हैं, मेरा वेयरहाउस है वो छावनी है, मैं कहता हूं उसको, क्योंकि हर तरफ हमने यूं कैमरे लगाए हुए और हम हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ इसके लिए कि जब कोरियर कहे ना ये तुम्हारी गलती है, तो हम बोले देखो ये वीडियो मैंने ये पैक किया था, जो कि बिल्कुल सही था चीज। लेकिन कितनी दफा कोरियर क्लेम नहीं देता, बहुत ज्यादा दफा दे भी देता है। जब देता है वो क्या करते हैं, 6 और 8 महीने में क्लेम दे रहा है, वो भी हम पीछे पूरा दिन मैं तो 6-8 महीने कस्टमर को वेट नहीं कराऊंगा, और कस्टमर का एक्सपीरियंस अलग खराब हो गया है। कस्टमर कह रहा है यार मैंने 2 लाख रुपए का आइटम मंगाया, उन्होंने टूटा हुआ दे दिया। अब जब टूटा हुआ उसको पहुंचा है 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, अब मैं उसको नया शिप करूंगा, पहले तो मैं वैलिडेट करूंगा। देखिए कस्टमर भी गलती करता है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये बायर्स को भी एजुकेट होना चाहिए जी। नहीं, कस्टमर भी गलती करता है, कस्टमर जानबूझ के भी, हमें कितने हजारों शायद ऐसे या कितने 100 ऐसे ऑर्डर्स मिले होंगे जहां कस्टमर कहता है टूटा हुआ मिला है, और कस्टमर ने क्या होता है, नया अपने पास रखा होता है, कोई शायद टूटा हुआ पड़ा था, खाली उसके अंदर डाल दिया। अब मैं क्या करूं? तो पहली चीज हम ये कहते हैं सर हमें 48 आवर्स दे, हम उसको वैलिडेट करें। सही है। किसी भी सिनेरियो में, चाहे वो टूट गया, चाहे वो चेंज हो गया, सही, डमी निकल आई है और कोई प्रोडक्ट निकल आया है, तो हम क्या कहते हैं वैलिडेट करने के लिए 48 घंटे दें, इसलिए क्योंकि हम कोरियर को कहते हैं देखो कस्टमर के साथ ये हुआ है। फिर कोरियर अपने सब स्टेशन को बोलता है, फिर वो स्टेशन पूरा एक चेन चलती है जहां पे उनके पास भी यही है, कैमरा सिस्टम है,
कि वो चेक करते हैं कहाँ से भंड हुआ है और किस लड़के ने ये चीज की है, ताकि वो उसको पकड़ सके। सही जब है। उनको क्लियर हो जाता है ना कि हाँ हमारे एंड का भंड है, तो वो कहते हैं यार हम आपको क्लेम दे देंगे, आप कस्टमर को नया दे दो। सही। लेकिन वो जाहिर सी बात है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा डिजिटल नहीं है कि 1 सेकंड में उन्होंने बटन दबाया और हर चीज हो गई। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो टाइम लेता है। लेकिन कस्टमर कह रहा होता है 1 तो 2 लाख मैंने दे दिए तुम्हें, सही है, और वो अंदर से क्योंकि कोरियर को उसने पैसे दिए तो उसने पार्सल लिया ना, वो कह रहा है मैंने 2 लाख दे दिए, लाख रुपए दे दिए, अब आइटम टूटा हुआ निकला, मैं तुम्हारे पीछे चेस कर रहा हूँ तुम्हें 3 दिन 4 दिन 5 दिन के मुझे नया प्रोडक्ट दो। ये होता है। और इसका सबसे बड़ा पीस ऐसे में कोरियर पार्टनर्स भी होते हैं, उनके एंड पे कितनी दफा गलती नहीं होती, उनकी फ्लीट की गलती होती है, जाहिर है, लेकिन हम यही कहते हैं आपकी गलती है, सही है, और फिर उसको वैलिडेट करने में टाइम लगता है। कस्टमर इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता। कितनी दफा कस्टमर इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे चले आता है यार मुझे ये चीज निकली है। अब मैं कह रहा हूँ मैं आपको जवाब देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन क्या होता है कस्टमर सोशल मीडिया वो चीज़ें ड्रैग होना शुरू होती है, चीज़ें खराब होना शुरू होती है बिजनेस के लिए। तो ये मेरे ख्याल से लोगों का है कुछ मसला है, तो आप कैसे उनका एतमाद बहाल रखेंगे या कैसे आप आगे आपने इसके बारे में सोचा हुआ है, क्योंकि लोगों के बहरहाल एतराज़ात तो हैं। देखिए लोगों के एतराज़ात होते हैं। मैं आपको कहूँगा एक वेबसाइट है अमेज़न, सही है, दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप यूवी जाते हैं इन्होंने, आप इनकी भी रिव्यूज पढ़ेंगे, इनसे भी कोई खुश नहीं है। सही है, इंसान मैं कहता हूँ नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से खुश नहीं है, तो इंसान किसी इंसान से कैसे खुश होता है, ऐसे ही। सही, मेरा ये बिलीव है। सही, मैंने इस चीज को बहुत सालों बाद समझ आया मुझे कि लोग किसी भी हालत में खुश नहीं होंगे। मेरा आज तक, आज के जमाने में हम बैठे हुए हैं तकरीबन 9 साल हो गए हैं, एक भी ऐसा कस्टमर नहीं है जिसके साथ हमने नाइंसाफी की। ठीक है। एक भी ऐसा कस्टमर नहीं है जिसको हमने आज तक क्लोज ना किया आउटलेट को। सही है, मैंने हाँ ये जरूर है, मैंने काम क्या किया, मैंने हम कॉलिंग पे वो लेते थे ना, कॉल लेते थे कि सर आप बताएं क्या कंप्लेन है, क्या चीजें। मैंने कॉल सेंटर को बंद किया। क्यों किया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने बात की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सही है, कि कॉल्स पे आप एक लेवल पे आके चौक हो जाते हैं, आप कितना काम कॉल्स पे करेंगे, सही है, फिर कॉल रिकॉर्डिंग सुनते रहे हम पूरा दिन और सारी दिन ट्रैक करते रहे किसने क्या बात करी क्या नहीं की। तो हमने क्या किया, हमने उसको डिजिटाइज कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, डैशबोर्ड बना दिया, सही है। आप support@teliman.pk पे जाते हैं और आप एक टिकट रेस करते हैं, तो मेरे पास ट्रैक होता है कस्टमर मेरे पास कब आया, सही, कस्टमर ने क्या चीज बोली, क्या चीज करी, कब उसको जवाब दिया गया, क्या जवाब दिया गया। मैं 10 साल बाद भी खोलूंगा ना टिकटिंग पैनल तो मुझे पता होगा कस्टमर ने क्या बोला। अब कल मेरे पास एक कस्टमर आया, मैं आपको एक बात बताऊं, कस्टमर ने वॉइस ऑफ कस्टमर पे एक पोस्ट लगा दी, बोला कि टेलीमार्ट जो है उसने मैंने 2 प्रोडक्ट मंगाए, एक प्रोडक्ट मुझे मिला ही नहीं, सही है, और मुझे उसने जब आके मुझे भी मैसेज कर दिया, मैं थोड़ा एक्सेसिबल, सही है, एक तो जो कोई पोस्ट लगाते हैं नीचे 50 बंदा मुझे टैग करके चले आता है वहां पे, सही है। अब मैं उसने मुझे रीच आउट किया, मैंने उसको नॉर्मली जवाब दिया, मैंने बोला जी बताया मुझे कोई मसला नहीं जवाब देने में किसी को। मैंने जब उसको चेक किया और जब चेक करवाया तो वो कस्टमर ने मुझे कंप्लेन की 4 महीने बाद कि मैंने जो ऑर्डर किया था उसमें से एक प्रोडक्ट नहीं मिला। अब आप बताइए सेंस ना आता है, लेकिन जो पोस्ट लगी वो चली गई, उस पे लोगों ने कमेंट्स भी कर दिए, उस पे खूब गालियां गलौज की हुई, हर चीज हो गई, वो पोस्ट चली गई, आप बदनाम हो गए, सारी चीज हो गई। एक कस्टमर ने मुझे रिसेंट रीच आउट किया 11 महीने बाद, कह रहा है यार मैंने अचानक देखा मेरा फोन पीटी अप्रूव है। 11 महीने बाद क्या मैं उसको जवाब दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है। मैं बाउंड हूं, मैंने आपको दिया है कि 7 दिन है, 7 दिन में मैं आपका हूं, आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं। अब ब्रोकन डैमेज को कहते हैं, अगर आपको फिजिकली डैमेज मिला है 24 घंटे में आपको दिख जाएगा ना चीज टूटी हुई मिली है मुझे, आप मुझे बता दें। और अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज करे मैल फंक्शन कर रही है कोई मसला नहीं, क्योंकि देखिए टेक प्रोडक्ट है, मैल फंक्शन करती है, वरना एप्पल पागल नहीं है, एप्पल इतने बड़े-बड़े सर्वर स्टोर्स बनाए हुए दुनिया में, एप्पल की प्रोडक्ट खराब होते हैं इसका मतलब बिल्कुल टेक है। ओपन बॉक्स फॉल्टी एक हमारा टर्म होता है। अब ओपन बॉक्स फॉल्टी कोई चीज आ गई, कोई चीज मैल फंक्शन कर रही है, कह रहे सर हमारा 7 दिन में, फिर मैं उसको किस तरह वेंडर से क्लेम कराता हूं कोई चीज। लेकिन कस्टमर ये भी कहता है कि एक एप्पल एयरपोर्ट बोला फेक है, हमला सर हमें भेज दें, हमारा कोई मसला नहीं, आप जैसा बोले। मैंने उसका सीरियल नंबर जब चेक किया तो जेन्युइन था, कस्टमर को चेक करने ही नहीं आया कि वो जेन्युइन है फेक है, लेकिन वो मेरे लिए प्रोडक्ट खुल गया। अब मैं एप्पल का प्रोडक्ट खिलावा नहीं बेच सकता किसी को, वो लॉस मेरा है, सही है। तो हम क्या करते हैं, कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं हम, उसके लिए हर एड़ी चोटी। भाई मैं कहता हूं इस्लामिक प्रिंसिपल है, जो अपने लिए चाहो अपने भाई के लिए चाहो, वही सब वही वाला जो प्रिंसिपल है, बिल्कुल है। मैं कहता हूं हमने वही बिजनेस में रखा हुआ है, कस्टमर भी हमारा भाई है, वेंडर भी हमारा भाई है, कोरियर भी हमारा भाई है। आपने जैसे कोरियर का सवाल पूछा तो मैंने ब्लंटली नहीं बोला कोरियर बुरा है, सेम क्यों, मुझे पता है कोरियर भी बहुत सारे फेजेस से गुजर रहा होता है। हाँ बहुत सारी जगहों पे जब वो गलती करते हैं, मैंने आपको 6-8 महीने क्लेम में दे रहा है, वो बुराई है उसकी, उसको हमें पहले सेटल करना चाहिए। तो जहां जो चीज है उसको अंडरस्टैंड करते हैं एज अ बिजनेस ओनर, और हम कोशिश करते हैं कस्टमर्स को, लोगों को बहुत अच्छी तरीके से डील करें। Amazon को फ्लिपकार्ट से कंपेयर किया जाता है, Amazon इंडिया को फ्लिपकार्ट इंडिया से कंपेयर किया जा सकता है कि वो दोनों कहां पे मौजूद हैं, क्या चल रहा है।
Amazon पेनिट्रेट कर रहा है वहाँ पे, तो फ्लिपकार्ट क्यों उसको आज भी ओवरशैडो कर देता है, फ्लिपकार्ट क्यों जीत रहा है? सही, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके पास ग्राउंड फोर्स बहुत अच्छी है, खुद लोकल्स हैं तो लोकल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, प्लस फ्लिपकार्ट के पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है ना, 2006 से काम कर रहा है। Amazon तो मेरे ख्याल 2017 में आया है वहाँ पे, तो उसका वो वाला प्लस पॉइंट भी है कि वो समझते हैं चीज़ों को, प्लस खुद वो Amazon के ही जो है वो लड़के हैं जिन्होंने फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया हुआ है, तो वो ई कॉमर्स की नस को समझते हैं पूरी। ठीक है, कि किस तरह होता है काम ग्लोबली। हमजा भाई चाहिए बताइए, फ्रेंचाइज के हवाले से आपका क्या पूरा क्राइटेरिया है, कितनी रिसेंट आपकी हैं, और उसका अगर कोई खोलना चाहे तो तरीका क्या है प्लीज़? ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, और उसमें लेसन्स हैं। सही, तो हमारा मकसद इस पॉडकास्ट का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है मुस्तफीद हों, और साथ में टेडी मार्ट के बिजनेस मॉडल की भी बात हो जाए। ऐसी बात है। तो हमने फ्रेंचाइज का प्रोग्राम जो स्टार्ट किया उसको कोई 3-3.5 साल हो गए, और उसको स्टार्ट करने की वजह ये थी कि ग्लोबली इस तरह होता था कि लोग पहले दुकानों से शुरू करते थे, ऑफलाइन स्टोर्स होते थे, और जब ऑनलाइन ने पेनिट्रेट करना शुरू किया अक्रॉस द ग्लोब, तो वो ऑफलाइन बिजनेसेस ऑनलाइन भी चले गए। अच्छा, हमने उल्टी जर्नी स्टार्ट की एक तरीके से कि हम पहले ई कॉमर्स में गए पाकिस्तान में 2014 में, जिस तरह अहमद ने बताया, हमने लॉन्च की वेबसाइट, और उसके बाद हम लोग फिर 2018 या 19 के अंदर या उसके अराउंड हमने ऑफलाइन शुरू किया। तो ऑफलाइन शुरू करने की जो वजह थी, जिसकी वजह से हमारी डिफरेंशिएशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग, हमारा एक कंपेरेटिव एडवांटेज डेवलप हुआ, जिससे पहले मैंने डिस्कस भी किया, तो वो ये था कि हमने जब पाकिस्तानी मार्केट को देखा, तो पाकिस्तान में इस वक्त ई कॉमर्स जो है, कोविड के बाद भी जब सारे लोग डिजिटल गए, मजबूरन लोगों ने ऑनलाइन खरीदारी की, डिजिटल को इतना फरोग मिला, इतनी अडॉप्शन बढ़ी, कोविड के बाद भी पाकिस्तान में आज भी ई कॉमर्स जो है वो 1% के आसपास है बस। ठीक है, 1% ई कॉमर्स उसमें भी कंपटीशन है, तो उसमें भी आते हैं, और 99% ऑफलाइन है। ये एक जेनेरिक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि ई कॉमर्स में जब हम देखते हैं उस 1% में भी देखते हैं, तो उस 1% में सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस लाइक टेलीमार्ट नहीं है, उसमें फूड पैंडा, फूड डिलीवरी, राइड हेलिंग, ऑनलाइन टिकटिंग, हर वो कारोबार उसके अंदर 1% में शामिल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहा है। उसके बावजूद 1% या उसके आसपास है। तो हमने कहा उस मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन कट थ्रोट है, मार्केटिंग ऑफ द रूफ है, उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, कस्टमर की रिटेंशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि कस्टमर प्राइस सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। प्राइस सेंसिटिव से मुराद ये है कि कस्टमर ऑनलाइन कारोबार के अंदर प्राइस को बहुत ज्यादा तरजीह देता है खरीदने का डिसीजन बनाते वक्त, तो उसकी वजह से प्राइस पर बहुत कंपटीशन है, डिस्काउंटिंग बहुत हेवी होती है, फ्रॉड भी है, ट्रस्ट भी कस्टमर का नहीं है। तो हमने कहा एक तरफ ई कॉमर्स है जहाँ पे चैलेंजेस ये है, और उसकी अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है कि आसान है कि पूरे पाकिस्तान में कस्टमर्स को सर्व करना, आप लोकेशन बाउंड नहीं है, टेक्नोलॉजी के जरिए आप स्केल आसानी से कर सकते हैं बिजनेस को। लेकिन दूसरी तरफ फिर हमने ऑफलाइन देखा, तो हमने कहा ऑफलाइन तो एक समंदर है, 99% लोग आज भी ऑफलाइन खरीदारी करते हैं, और हमारी अपनी जो मखसूस कैटेगरी जिस पर हम फोकस करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, या मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, IT प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने कहा इस फील्ड के अंदर ऑफलाइन कोई ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर भी नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर या जिस तरह से एस्टैब्लिश्ड प्रॉपर स्टोर्स जो होते हैं, चेन ऑफ स्टोर्स होते हैं, तो वो भी नहीं था। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। पाकिस्तानी मार्केट में मॉम एंड पॉप स्टोर्स का कल्चर है, जिसको हम नेबरहुड स्टोर कहते हैं। जिस तरह आप आज देखते हैं, जाते हैं आप मार्केट में, तो सैमसंग की ब्रांडिंग वाला बोर्ड की शॉप है, ओप्पो की बोर्ड की ब्रांडिंग वाली शॉप है, इस तरह से बड़ा एक देसी कल्चर के थ्रू वो चल रहा है, मार्जिन तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमने कहा यार ऑफलाइन में कुछ करते हैं, और इस तरह से करते हैं कि वो इफेक्टिव भी हो, और वो इम्पैक्टफुल भी हो, और वो स्केलेबल भी हो। उसमें हमने फ्रेंचाइज प्रोग्राम अपना फिर लॉन्च किया, जहाँ पे हमने कहा कि अगर आप एक मोबाइल के दुकानदार हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार हैं, या थे, या आप अपने साथ किसी ऐसी एक्सपर्ट रिसोर्स को शामिल कर सकते हैं जो इस कारोबार को जानता हो, समझता हो, अंडरस्टैंड करता हो, तो आप अगर टेलीमार्ट के नाम के साथ जब काम करेंगे, तो आपको मिनिमम 10 टाइम्स ज्यादा आपको फायदा मिलेगा एज अ बिजनेस ओनर, और स्टैंडर्ड भी वही आपकी कॉपी करेगा वो। तो आपकी सेल, आपका प्रॉफिट, क्योंकि हर दुकानदार को, हर एंटरप्रेन्योर को दो चीजें अल्टीमेटली चाहिए होती हैं, सेल उसकी अच्छी हो और उसका प्रॉफिट बढ़ता जाए। तो हमने फ्रेंचाइज प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, कि कोई भी अगर एक दुकानदार अपने नाम से काम करे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वर्सेस टेलीमार्ट के नाम से जब वो काम करता है, तो वो 10 टाइम्स बेटर पोजीशन में होता है एज अ बिजनेस ओनर। अपने बिजनेस को स्केल कर सकता है, सेल को बढ़ा सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है, कस्टमर एक्विजिशन उसके लिए आसान हो जाती है, कस्टमर बेस बढ़ा सकता है। और वो कैसे बढ़ा सकता है, उसके लिए हमने बेशुमार फीचर्स ऐड किए हैं अपने फ्रेंचाइज प्रोग्राम में, जो एक नॉर्मल दुकानदार को दस्तयाब भी नहीं है, और वो दस्तयाब हो भी नहीं सकते।
तो अगेन सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, हमने उनको ऐसे कंपेटिटिव एडवांटेजेस दिए हमारे सिस्टम के साथ जुड़ने की वजह से जो वो एक इंडिपेंडेंट दुकानदार रहते हुए कॉपी ही नहीं कर सकते। तो वहां पे हमने अपने जो ब्रांड बनाया, उसके जो फायदे थे, जो उसका एक नेटवर्क बना, उसको लेवरेज किया, ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप्स की, चाहे वो तकाफुल हो, इस्लामिक इंश्योरेंस मोबाइल फोन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, या वो इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन हो, या वो डिलीवरी का ऑप्शन हो कि वो अपने आउटलेट के साथ हमने पार्टनरशिप की डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ, चाहे वो और मजीद रेवेन्यू कमाने के जराए हो तो हम उनको मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मल्टीपल कमीशन अर्निंग्स के तरीके, मल्टीपल कस्टमर एक्विजिशन के फीचर्स उनको देते हैं, जिसकी वजह से उनके कारोबार की सेल उनके इंडिपेंडेंट कारोबार से 10 गुना ज्यादा बेहतर हो सकती है अगेंस्ट अ फ्रेंचाइजिंग फी जो बहुत मिनिमल हमने रखी है 8 लाख रुपए की, जिसमें हम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करते हैं और वो रिन्यूएबल होता है। तो वो हमारा मेन फोकस था जिसमें अल्लाह ताला ने हमें बहुत कामयाबी अता फरमाई और हमने माशाल्लाह आज पाकिस्तान भर में 18 शहरों में टेडी मार्ट की 24 फ्रेंचाइजेज हैं, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी हैं, जिसमें सेकंड टियर सिटीज़ भी हैं, थर्ड टियर सिटीज़ भी हैं, और कश्मीर, सखर, नारोवाल, कोटद्दू, टंडोवाला यार, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद, खानेवाल, झंग, माशाल्लाह ये सारे शहर बड़े इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हम इस स्टोर काउंट को 50 तक लेके जाएंगे और 2025 तक इंशाल्लाह इस स्टोर काउंट का हमें 100 स्टोर्स तक लेकर जाना है, ताकि हम पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल के अंदर मार्केट लीडर का पोजीशन ऑक्यूपाई करें इंशाल्लाह, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। अच्छा, फ्रेंचाइज में स्टॉक कहाँ से आप ही उसको प्रोवाइड कर रहे हैं या वो कहीं से भी कोई डील्स अगर उसको कोई आसानी लगती है तो वहाँ से उठा ले वो? बिल्कुल, देखिए इसमें हमने क्या करा है, जिस तरह हर बिजनेस के अंदर होता है कि एक टर्म यूज होता है नो योर कस्टमर, ठीक है, तो नो योर कस्टमर में हमारा यहाँ पे कस्टमर था दुकानदार, तो हमने उसको किसी भी तरह से इतना बाउंड या इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डेवलप नहीं किया कि वो बिल्कुल ही प्रेशराइज्ड महसूस करे। तो हमने उसमें आज ही अलाउ किया है कि आप टेलीमार्ट से तो मेजर बाइंग वो कर रहे होते हैं क्योंकि हम उनको कंपेटिटिव रेट्स, कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स और उनकी वैरायटी दे रहे होते हैं, उनको बाकी फीचर्स दे रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने उनको अलाउ किया हुआ है कुछ सिनेरियोज के अंदर कि वो बाहर से भी अगर जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कि कस्टमर उनकी दुकान पे आया फॉर एग्जांपल और कहता है कि मेरा फोन चोरी हो गया, मुझे अभी फोन चाहिए, तो वो उस सिनेरियो के अंदर किसी और सप्लायर से, क्रेडिबल सप्लायर से वो प्रोडक्ट सोर्स करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो वहां पर हमसे भी बाइंग वो करते हैं और एक मिनिमम उनका थ्रेशोल्ड है और वो उससे ज्यादा ही माशाल्लाह बाइंग कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ इमरजेंसी सिनेरियोस के अंदर किसी ऐसे सिनेरियो में वो बाहर से क्रेडिबल सप्लायर से ऑथेंटिक प्रोडक्ट सोर्स करके भी कस्टमर्स को फराहम कर सकते हैं। अहमद भाई, ये बताइए कि ई कॉमर्स की गवर्निंग बॉडी ये अभी तक है या नहीं? आप इसके ऊपर काम भी कर रहे थे और इसमें ये भी ज़िमन में ये भी बता दें कि ई कैप के नाम से आपने कोई रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट वो बनाया था, वो क्या था सर्टिफिकेट? इसमें देखें अभी तक एज सच तो कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, सही है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पता है चेंज हो रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, इसके बाद निगरान हुकूमत बन जाएगी, अभी ये हो जाएगा, अभी वो, इतना अनसस्टेनेबल सी एक वो एनवायरनमेंट है कि वो चीज़ वो जो बन रही थी एक टाइम पे वो हवा में उड़ चुकी है, सही है। लेकिन हाँ, SECP ने कुछ काम किए ई कॉमर्स के हवाले से, क्या रजिस्ट्रेशन आसान कर लें ई कॉमर्स वाले बिजनेस की, कुछ इस तरह के कदम जो है वो हुकूमत ने उठा लिए। खासकर मैं मानता हूँ कि इस मुल्क में अगर कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें एक SECP एक बहुत अच्छा इदारा है जिसने बहुत अच्छा हमेशा काम करके दिखाया है, प्रोफेशनल फॉलो, और वो प्रोफेशनली काम करते हैं और उसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन जरूर होती हैं ऊपर, लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़ा प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ बॉडी रखा है। तो उन्होंने कुछ काम किए, लेकिन जाहिर है कि ई कॉमर्स तकरीबन बिजनेस, मैं कहता हूँ 95 से ऊपर % जो ई कॉमर्स बिजनेस आज आपको दिखते हैं वो तकरीबन अनरजिस्टर्ड है आज भी, आज की तारीख। और टैक्स भी बिल्कुल, टैक्स तो दे देगा, अनरजिस्टर्ड एक बंदा है तो वो टैक्स क्या देगा, सही है, वो अपने पर्सनल अकाउंट में आज भी चला रहे हैं, वो कंपनी का नाम बना भी लेते हैं, तो सोल प्रोप्राइटर है, उसकी कोई गवर्नेंस नहीं है हमारे मुल्क में, सही है, टैक्स का कोई अता पता नहीं है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम एक नंबर देते हैं ना, जैसे आपने बोला यार इतने % जो ई कॉमर्स हो रहा है, वो हम देख रहे हैं FBR का नंबर देख रहे हैं, सही है, स्टेट बैंक का नंबर देख रहे हैं, स्टेट बैंक ने बोला कि भाई इतनी जो है वो ऑनलाइन सेल्स हुई है, हमने बोला चले आप कह रहे हैं अच्छी बात है, हमने मान लिया, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो प्री पेमेंट्स हैं जो उनके नेट में आ रही हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस नंबर को निकालते हैं, हम कहते हैं यार 15% प्री पेमेंट आती होगी जो अकाउंट्स में आती है, तो इसका मतलब 85% ये होगी, तो एक नंबर कैलकुलेट किया जाता है। तो एक बड़ा नॉन गवर्नेंस सा एक वो माहौल है, लेकिन चाहिए इस चीज़ को कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे इसको पुश किया जाए। हम एक टाइम पे, जो मैंने काफ़ी जगह बोला भी है, आपने इसलिए सवाल भी किया है कि यार ये ई कैप के नाम से बॉडी रजिस्टर हो रही थी, 2018 का टाइम था जब ये बैठे थे सारे बड़े प्लेयर्स, 5-6 बड़े प्लेयर्स बैठे थे, हमने बोला यार हम रजिस्टर करते हैं बॉडी,
और हम इस तरह ई कॉमर्स के लिए काम करें, क्योंकि डे एंड पे देखिए आप पूरी जब मुल्क के लिए काम कर रहे होंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप बड़े प्लेयर हैं तो आपको भी तो फायदा मिलेगा ना। बिल्कुल। और आपको नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है कि देखें, कोई भी ऐसा बंदा जिसका ताल्लुक नहीं था ई कॉमर्स से, उसने एक फेसबुक पे पेज बनाया, उसने एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, कोई कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, उसने किसी के साथ भी फ्रॉड कर दिया, तो होता ये है कि देखिए उसका कोई नुकसान नहीं है, फ्रॉड करके चला गया। सबसे बड़ा पेन पॉइंट आपके लिए, जो इतने पैसे लगा के इंडस्ट्री में बैठे हुए, इतने साल की आपकी मेहनत होती है, वो हर चीज जो है वो फ्लश करके चले जाता है। क्योंकि देखिए कभी भी किसी के साथ भी फ्रॉड होता है ना, वो फिर बोलेगा यार ई कॉमर्स वाले होते ही ऐसे, तो ये वो ऑनलाइन स्टोर वाले होते ही ऐसे हैं, तो ये तो ऑनलाइन नहीं खरीदना भाई हम लोगों को, वैसे ही लोग नहीं खरीद रहे और नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह की एक बॉडी बनाई गई थी विद एन अप्रोच कि यार हम किसी तरह बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन वो अभी रिसेंट मेरे ख्याल है कि 4-5 महीने पहले तो रजिस्ट्रेशन हुई है उसकी, 2018 में सोच रहे थे, अब जाके रजिस्ट्रेशन का सोचा है। लेकिन अब ऐसा है कि वो मेरे एंड से भी मैं कहूँगा कि मैं बिल्कुल डल हूँ उस कैटेगरी में। मैं कहता हूँ यार मैं अपना काम करूँ, ये सबसे बेहतर है, क्योंकि हम इन मामलात में पड़े रहेंगे तो कोई, सच्ची बात है, कोई बड़ा प्लेयर भी आज बैठने को तैयार नहीं है और अच्छा काम करने को तैयार नहीं है कि मुल्क के लिए अच्छा करें। वो कहते हैं हम अपना अपना काम करते हैं, हम खुश हैं उसमें, लेकिन डे एंड पे वो आपको जाके चीज चोक कर देगी एक जगह पे, क्योंकि आप, हम सबकी एग्जिस्टेंस किस चीज से, मुल्क से ना, ठीक है। आपका मुल्क के लिए हम अच्छा काम नहीं करेंगे, कोई ऐसी बॉडी नहीं बनाएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो आगे बेनिफिट दे इंडस्ट्री को, तो हम काम नहीं कर पाएंगे कोई भी आगे। जो महंगाई अहमद भाई देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा है, और लोग निकल रहे हैं, मुल्क छोड़ने की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भी बाहर जाके हम बहुत सारा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, ऐसे कुछ हालात हैं? देखिए हालात इस मुल्क के बहुत बुरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें मैं कोई मतलब दो राय नहीं है ना, एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है, इकोनॉमी हर किसी को क्लियर हो गई है कि यार हालात बुरे हैं। आप अगर टीवी शो भी कोई खोल के देखें तो वो सिर्फ फिगर्स में खेल रहे हैं, $3 अरब रह गए, 4 अरब रह गए, 4.5 रह गए, इतने हफ्ते का गुजारा है, उतने हफ्ते का गुजारा है। हमारे मुल्क ने हमेशा बुरे हालात देखे, पहले भी देखे हैं, इस दफा शायद जरा ज्यादा बुरे हालात हो गए, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि आप भाग जाए, सही है। और मैं कहता हूँ ये उसी तरह है जैसे ना वो कोढ़ की बीमारी कहीं फैल जाए तो आप ना छोड़ के जाओ, तो हम कहेंगे हम सब में वो बीमारी फैल गई है शायद आज मुल्क में, सही है। तो अगर मुल्क में बीमारी हमारे फैल गई है किस तरह की, हम कैसे छोड़ के गए, सही है। मैं इस चीज का कायल हूँ, मेरे जो दादा दादी नाना नानी सब लोग इंडिया से आए, सही है। तो हम तो इस मुल्क के लिए कट मर के आए, सही है, हमारे तो खानदान वाले हर चीज छोड़ छाड़ के आ गए। तो आज जब हमारे मुल्क को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम कैसे भाग जाए यार। तो मैं तो इस चीज का कायल ही नहीं हूँ कि आप भाग जाए मुल्क से। आपका मुल्क 64% यूथ है, सही है, दुनिया का दूसरा बड़ा ऐसा मुल्क है जिसके पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन यूथ की है, सही है। अगर हम कहें कि हमारे पास हर चीज है, यूथ तो हर चीज है ना, सही है, दुनिया बदल सकते हैं आप यार, इतने लोग हैं। और उसके बाद छठा बड़ा मुल्क है, कोई कहता है 5वां बड़ा मुल्क है, सही है, आपके कंसेंसस भी पूरे जेन्युइन नहीं है। तो अगर आप 5वां छठा बड़ा मुल्क है दुनिया का और इसमें 64% आपके पास यूथ है, और इसके बाद आप कहें हम हार गए, सही है, तो ये तो मतलब हद हो जाएगा। जहां एक तरफ 313 मुसलमान लड़ने चले जाते हैं सिर्फ अपने ईमान के बल पे, सही है, कि हम जीत जाएंगे, सही है, और अल्लाह हमारा साथ देगा क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे ईमान इतने कायल हैं। यहाँ हम इतने करोड़ लोग हैं लेकिन हम हथियार डाल के बैठे हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। तो ये मैं कहता हूँ बड़ी एक अजीब सी अप्रोच है हमारे लोगों की, और भागना नहीं चाहिए, मुल्क को फेस करें ना। देखिए आप कल को उस मुल्क जाएंगे, वहां पे कुछ आएगा, फिर वहां भाग जाएंगे, वहां हर्डल्स हैं बहुत ज्यादा, अब आप भागना शुरू हो जाएंगे, हर जगह जाएंगे तो भागना शुरू कर देंगे, यार ये कौन सी जिंदगी है। और फिर होगा पता है क्या, मैंने हर किसी को देखा है जो भी बाहर गया है ना, वो घूम के आपके मुल्क वापस जरूर आता है, या वो आता है या उसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है या उसकी नेक्स्ट जनरेशन आती है, आती जरूर है, क्योंकि देखें वो मुल्क आपका अपना नहीं है। जिस दिन आपके खिलाफ कोई ऐसी चीजें होंगी, प्लस हम माशाल्लाह मुसलमान हैं तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल ही रहा होता है पूरी दुनिया में, सही है। अब जब प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, आप कभी ना कभी इस मुल्क में जब वापस आते हैं, और उसके बाद इतने बड़े गैप के बाद वापस आते हैं इस मुल्क में ना, कि 20 साल का गैप है और आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और 20 साल का गैप आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क का, तो पाकिस्तान में तो जुगाड़ें चल रही है, पाकिस्तान में तो उस लेवल का काम चल रहा होता है कि 20 साल तो बहुत बड़ा टाइम है, सही। अब 20 साल बाद आप एक मुल्क में वापस आएंगे, 10 साल बाद मुल्क में वापस आएंगे, फिर आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। और आपकी जब आपने तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान देखा हुआ है, आपको पता है किस तरह चलता है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, वो क्या करेगी। तो मुल्क छोड़ना कोई सेंस नहीं बनाता, आप मुल्क में रहे, फेस करें ना यार, आप फेस करें, हम फेस करेंगे तो हम क्यों टर्न अराउंड नहीं कर सकते चीजें। आपके मुल्क में कौन कहता है पोटेंशियल नहीं है, पैसा भी भरपूर पड़ा हुआ है। आज भी मैं कहता हूं महंगी आप रेस्टोरेंट जाएं, आप जाके देखें वहां पे लाइन लगी हुई है, सही है, जहां पे लोग एक बंदा जा रहा है, फैमिली जा रही है तो 15-15 हजार का खाना खा रहे हैं, और वहां लाइन लगी हुई है, 1.5 घंटे की वेटिंग है। लोगों के पास पैसा है, शायद लोगों ने हमारी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं किया,
सही है कि वहां उसको अफोर्ड नहीं कर सके। आज भी कितने अरबों रुपए की चैरिटी होती है, सिर्फ आप इंडस हॉस्पिटल देख लें तो 35-40 अरब रुपए की इंडस हॉस्पिटल को चैरिटी मिलती है। आप सिर्फ चैरिटी मिला ना इस मुल्क में जो होती है, तो एक साल में मेरा अपना ख्याल है कि मिनिमम भी जो है ना वो 200 से 300 अरब रुपए की चैरिटी होती है। मिनिमम कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम का इससे बड़ा हो सकता है। हो सकता है 500-700 अरब की चैरिटी, 1000 अरब की चैरिटी हो। जहां एक मुल्क में इतने 1000 अरब की चैरिटी होती है, आपके मुल्क में सैलाब आता है, दुनिया में ऐसा सैलाब आया ना बड़े से बड़े मुल्क में वो हिल जाता है, हमारा मुल्क वापस खड़ा होता है। 1 महीने 2 महीने 4 महीने में खड़ा होता है। आपके यहाँ जलजला आता है, हमारा मुल्क वापस खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है? क्योंकि हम लोगों को काम करना आता है। हम शायद उसको पॉजिटिवली आज नहीं ले रहे। क्यों? हम लोग सिर्फ टीवी के आगे बैठ के देख रहे हैं कि टीवी के आगे 25-30 जो ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं पूरा दिन नेगेटिविटी फैला रहे हैं। सही है। देखिए आपका जब माइंड नेगेटिविटी देखता है ना तो वो चोक हो जाता है, हर चीज वही लगती है, फिर आप चोक हो जाते हैं। सही है। आप ना देखें टीवी, मैं नहीं देखता 20 साल से टीवी, हमारे घर में टीवी नहीं है। सही, हम टीवी देखते ही नहीं है बचपन से। हमने बहुत छोटे थे जब शायद टीवी देखा है, 2001-2 में आखिरी देखा होगा। सही, तो आज 20 साल हो गए टीवी नहीं देख रहा मैं, और मेरा दिमाग इतना फ्रेश होता है, काम करने आते हैं, हम बैठते हैं, हम मज़ाहिया प्रोग्राम भी देखते हैं, लैपटॉप है ना हमारे पास। बिल्कुल सही, लेकिन हम क्या करते हैं, हम न्यूज से दूर रहते हैं। जो काम की न्यूज है ना, डॉलर का रेट यहाँ हुआ, वो हमारे पास है, काम की न्यूज हमारे पास है। लेकिन हम बैठ के नेगेटिविटी पूरा दिन देखें और हम सिर्फ देखें कि यार आपका मुल्क डूब रहा है और हम डूबते हुए देख रहे हैं। आप कुछ देखें, किसी भी मुल्क को डुबाना हो ना, किसी मुल्क को डुबाना हो, तो आप उसके लोगों में ये वाली चीज फैला दें कि वो डेली नीड्स के पीछे भाग रहा हो। टमाटर इतने रुपए किलो हो गए, आलू इतने रुपए किलो हो गए, मुल्क हमारा मरने वाला है, 2 हफ्ते तो है, 2 हफ्ते में क्या कर लेंगे हम, ऐसा अगर आप इन चीजों में रह गए ना तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये आपको इस चीज में डाला गया है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान जो है IMF के पैसे नहीं दे सकता? पाकिस्तान में इतने पैसे हैं, इतना पोटेंशियल है, शायद लोगों की आज क्रेडिबिलिटी नहीं है ऊपर जो बैठे हुए कि उनको पैसे दे दिए जाए और क्लोज कर दिया जाए। मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं, फर्ग्यूसन को, KPMG को बिठा दें टॉप पे, बोले हम मुल्क का ऑडिट करेंगे, एक एक पैसा आपका ट्रांसपेरेंट जाएगा। आप जब ये करेंगे ना तो लोग कहां से पैसे ला के देंगे और आपके कर्जे कैसे उतारेंगे, आप और हम देखते रह जाएंगे। अभी क्या हुआ, जब डैम के लिए पैसे आए, एक हजरत आए बीच में, बोला डैम के लिए पैसे आएंगे, लोगों ने डैम के लिए पैसे देना शुरू किया। लेकिन जैसे ही पता लगा यार ये तो कहीं और जा रहे हैं पैसे, तो क्या किया, लोगों ने रोक दिए। वरना आपको लगता है पाकिस्तान में 500 डैम बना सकते, इतना पैसा है हमारे पास। लेकिन वो ये क्रेडिबिलिटी का इशू है। और भागे नहीं, फेस करें। सबसे पहली चीज तो भागे नहीं, भागना छोड़े, यहाँ पे फेस करें, और फेस करके हम चीजों को फौरन टर्न अराउंड कर देंगे। हमारे मुल्क में माशाल्लाह इतना टैलेंट, इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं। आज भी आपका डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर अमेरिका में जाए, मैं अमेरिकन वेबसाइट को देख रहा था एक डॉक्टर कंसल्ट करने के लिए, तो मैंने वहां देखा तो इतने पाकिस्तानी डॉक्टर से आप सोच नहीं सकते। यूके में पाकिस्तानी डॉक्टर भरे हुए, इंजीनियर पाकिस्तानी भरे हुए, बड़ी बड़ी कंपनियों में, अमेजोन में, एप्पल में, बड़ी बड़ी पोजीशन पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। हाँ, CEO नहीं बन पा रहे हमारे वाले, सही, क्योंकि वो एक लॉबी होती है CEO बनने की। सही है, पाकिस्तानी को CEO बना के उनको मर रहा है, तो ये वाली एक लॉबी होती है। लेकिन हमारे लोग बहुत अच्छा और कॉम्पिटेंट लोग काम कर रहे हैं। जब वहां कॉम्पिटेंसी उनकी आ जाती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं निकलेगी उनकी वो कॉम्पिटेंसी। आखिर में कुछ सवाल ले लेते हैं कि लोकल मार्केट प्लेस और अमेजोन, इसमें लोग कहते हैं अमेजोन अहम है, आप क्या समझते हैं? लोकल मार्केट को फोकस करना चाहिए हमजा भाई, या अमेजोन? ये आप सेलर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं कि आज सेलर अगर एक अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, सेलर, तो वो अमेजोन पर बेचे या लोकल मार्केट प्लेस पे बेचे? अच्छा देखें, इसके अंदर कोई भी ऐसा राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, तो वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो आपका जो प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट आप कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड अगर आपको लगता है अमेजोन पे ज़्यादा है या वहाँ पे जिन मार्केट्स में वो ऑपरेट करता है वहाँ पे ज़्यादा है, तो आपका प्रेफरेंस उस तरफ जाएगा। अक्सर औक़ात लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट अमेजोन पे बेच रहे होते हैं वो पाकिस्तान में बन ही नहीं रहा होता, तो वो चाइना से या US में ही किसी से वेयर हाउस से लेकर और अगले अमेजोन फुलफिल्ड बाय अमेजोन के थ्रू कर रहे होते हैं। तो उस केस में आप लोकल मार्केट प्लेस पे वो प्रोडक्ट लिस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपने खरीदा ही कहीं और से है। तो अगर आपका इस तरह का प्रोडक्ट है, आपका फोकस उस तरफ ज़्यादा है, तो फिर आप जाहिर सी बात है लोकल मार्केट प्लेस पे वही सेम प्रोडक्ट तो नहीं बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो पाकिस्तान के लिए भी यूनिक है, डिफरेंट है, और पाकिस्तान में बनता है या आप बनाते हैं या यहाँ पे उसकी जो है वो रेजिडेंस है उस प्रोडक्ट की, तो फिर आप दोनों ऑप्शंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप लोकल मार्केट प्लेस पे भी बेचें, बाहर भी बेचें। अब फर्क कहाँ आता है मेजर, कि अमेजोन एक बहुत बड़ा जाइगेंटिक ई-कॉमर्स प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है। तो जब कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा मैसिव होता है, इतने सारे मुल्कों में होता है, तो वहाँ पे कंपटीशन भी उतना ज़्यादा ही इंटेंस होता है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे बेचने के लिए, तो वो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट हज़ारों सेलर होंगे जो उस वेबसाइट पे बेच रहे होंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा कट थ्रोट है। तो इसलिए हर इंसान कल सुबह उठ के ये नहीं सोच सकता कि यार मैं अमेजोन पे बेचना शुरू कर दूंगा और मेरे जहन में ये प्रोडक्ट आया है। और
हार्डली ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो अमेजोन पे अब दूसरे सेलर्स नहीं बेच रहे होंगे। ठीक है। तो अगर आप होमोजेनस प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं जो ऑलरेडी बाकी सेलर्स भी बेच रहे होंगे, तो वहां पे अमेजोन पे उस प्रोडक्ट के लिए सेल जनरेट करना आसान नहीं है। कितनी कोई मेहनत है आपको? बिल्कुल, देखिए पहली मेहनत तो प्रोडक्ट शॉर्टलिस्टिंग पे है, लेकिन प्रोडक्ट शॉर्टलिस्टिंग से पहले की मेहनत ये है रिसर्च की कि अमेजोन पे कौन कौन से प्रोडक्ट की कितनी सर्चेज है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई है, बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, पब्लिक इंटरेस्ट की अपॉर्चुनिटी कैसे टैप करनी है कि यार फलानी प्रोडक्ट के नाम के इतने सर्च होते हैं अमेजोन पे, उसमें जो टॉप की सर्चेस पे जो लोग आ रहे हैं, जो सेलर्स आ रहे हैं, उनकी इतनी सेल हो रही है, उनके डेली इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, वीकली इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो पोटेंशियल इसमें है। लेकिन इसी कैटेगरी में इतने हजार सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं। तो अगर मुझे फर्स्ट या सेकंड पेज पे आना है जहां पे मैक्सिमम सेल आती है, उस पे आने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम्स पे चलता है, एआई पे चलता है, डेटा इनपुट्स पे चलता है, वो रैंडमली किसी को उठा के टॉप पे लेकर नहीं आता है। तो या तो आप एड्स के थ्रू आएंगे, जो कि अगेन बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है, या फिर आप अपने रिव्यूज के थ्रू, अपने बाइंग के थ्रू आते हैं कि अगर आपकी बाइंग आपके प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा हो रही है, उस पर कस्टमर्स बहुत अच्छा रिव्यू आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप टाइम पे अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे हैं, आपका कैंसिलेशन रेट कम है, और जितने भी इस तरह के केपीआईज होते हैं जो अमेजोन अपने कस्टमर्स के लिए मैनेज कर रहा होता है, तो उसकी बेसिस पे आपको वो रैंकिंग देता है। लेकिन रैंकिंग में सामने आना, उस कंपेटिटिव लैंडस्केप में अपने आप को ऊपर लेकर आना, उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, शॉर्टकट नहीं है। और ये बात आप हमेशा के लिए याद रखें, जिस बिजनेस में शॉर्टकट है ना, वो सस्टेनेबल फिर नहीं है, ये आप याद रख लें। तो जो लोग समझते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस अमेजोन पे मिल सकती है, कि 2-4 लोगों को आपने देखा कि इसने इतने $1 मिलियन में अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, किसी और को इतने $1 मिलियन कमा लिए, तो अगर उसके पीछे आप जाएंगे तो आप भी ऑब्वियसली सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो हर बिजनेस में ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओवरनाइट किसी भी चीज का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो अमेजोन पे जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन उसी के जो है दूसरे साइड पे ऑन द कॉन्ट्ररी वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। तो अगर आप लोकल मार्केट प्लेसेस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए मार्केट को अंडरस्टैंड करना आसान है, प्रोडक्ट को टेस्ट करना आसान है, उसके रिस्पॉन्स को देखना आसान है। और अगर आपका प्रोडक्ट लोकल नेचर का है, उसका कस्टमर सेगमेंट लोकली प्रेजेंट है, तो आपको फिर ऑब्वियसली लोकल मार्केट प्लेसेस की तरफ जाना चाहिए। अहमद भाई, ये बताइएगा कि मदरसे का पढ़ा हुआ एक फाजिल ई कॉमर्स एक्सपर्ट कैसे बनेगा? ज़ाहिर तालीम तो अल्हम्दुलिल्लाह कंटेम्प्रेरी एजुकेशन भी आम हो गई है मदारिस में, यूनिवर्सिटीज़ का क़याम भी होने लगा है, तो आप क्या समझते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकता है इस फील्ड में? देखिए, मैं जो आपने बात की ना, उस पर ये कि ई कॉमर्स जो है ना, वो किसी की जागीर नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि शर्ट पैंट पहनने वाला, सही है, एक लोकल ओ लेवल ए लेवल पढ़ा हुआ इंसान, उसकी जागीर है ई कॉमर्स, ऐसा नहीं है। सही है, ई कॉमर्स के लिए कोई स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं, कमाल की बात ये, सही है। उसमें पढ़ाई ये कि आप कितनी अच्छी चीज़ें पढ़ लेते हैं अदर देन एजुकेशन। सही है, आप पढ़ के किताबें पढ़ के आ जाए, देखिए किताबें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, पढ़ाई ऑब्सोलीट हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। सही है, सिर्फ एक पढ़ाई जो ऑब्सोलीट नहीं होती, वो है हमारे दीन की पढ़ाई। सही है, जो वो पढ़ के आ रहा है, सही है, जो दीन की पढ़ाई पढ़ के आ रहा है, इतने साल लगा के आ रहा है, उसका दिमाग वैसे ही अल्लाह ने, वो होता है शरह सदर हो जाता है, खुल जाता है इंसान का दिमाग। तो इंसान का दिमाग और सीना खुला है समझने के लिए, और जो दीन को अपने सीने में लेके घूम रहा है, उसके लिए तो और आसान है चीजें समझना, प्लस अल्लाह की मदद उस पर और ज्यादा है, हमारे से ज्यादा उस पर अल्लाह की मदद है। सही है, तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप काम करने आ रहे हैं, भले आप किसी मदरसे से उठ के आ रहे हैं या कहीं से भी उठ के आ रहे हैं, सही है, अब आपने मदरसे का नाम लिया तो मदरसे भी कह रहे हैं, आप कहीं से भी उठ के आते हैं, अगर आप राइट एजुकेशन ले लेते हैं, जो कि ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। सही है, हमें ई कॉमर्स मैंने स्टार्ट किया, मुझे नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, हमें फोन यूज करना आता था, हमें फोन पसंद था, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने फोन का काम किया सारी जिंदगी। सही है, तो हमने बचपन में आंख खुली, हमने फोन देखे, हमें फोन ही पसंद थे, लेकिन फोन यूज करना, सही है, लैपटॉप यूज करना, एक टेक कंपनी चलाना, बहुत अलग अलग चीजें। सही है, लेकिन क्या हुआ, हमने उसको सीखना शुरू किया। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, शायद बैठे थे, मैंने आपको कैमरे की भी 4 बातें बताई कि यार मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है। सही है, क्यों? हम सीख रहे थे। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग पूरी करता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग पूरी करता हूँ, मुझे कैमरा हैंडलिंग पूरी आती है, मैंने सीखी ना ये चीजें। क्यों? हम बैठे थे, हमें 4 अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिले। आजकल तो आप हर चीज सीख जाते हैं। सही है, आजकल तो कोडिंग भी इतना आसान हो गया, जैसे अब चैट जीपीटी और इस तरह के वो आए सॉफ्टवेयर, तो उसमें बड़ा आसान हो गया कि आप कोड लेवल भी वहां डालें तो कोड भी लिख के देते थे आपको। सही, तो कोडिंग भी आसान हो जाएगी। तो अगर कोई बच्चा मदरसे से उठ के आ रहा है, कहीं से भी उठ के आ रहा है, उसके लिए आसान है ई कॉमर्स को समझना, अगर वो राइट जगहों से देखना शुरू करे। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, मैं कहता हूँ जो MBA भी करके बच्चा निकल रहा होता है ना, वो कामयाब उस वक्त हो सकता है जब उसका हाथ जो है ना, मैं कहता हूँ गूगल पे सेट हो। सही है, क्योंकि गूगल आपको हर चीज दिखाता है।
हर चीज बता रहा है आपको। अब आपका कमाल ये है कि आप उसमें से कौन सी चीज को सही समझ के फौरन उसको अडॉप्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। प्लस हर वक्त आपको लर्न करना है। तो ये मैं आज भी इतनी सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें पढ़ता रहता हूँ, चीजें देखता रहता हूँ। कल भी मैंने कुछ एक रिपोर्ट निकाली 2023 की पूरी ना, कि ई कॉमर्स के डिजिटल लैंडस्केप पूरी दुनिया का, सिर्फ पाकिस्तान ही, पूरी दुनिया का लैंडस्केप मैंने निकाला कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी कैटेगरीज चल रही है, क्या क्या चल रहा है, उसका रीजन क्या है, हमें वो चीज बेनिफिट देती है। तो आप आज भी पढ़ सकते हैं किसी भी जगह से उठ के। मैं कहता हूँ जिसने पढ़ाई ना की हो, पढ़ाई कुछ ना की हो, सही है, और वो आना चाहता है ई कॉमर्स में, तो वो आए, उसकी बेसिक इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए जो वो पढ़ सके। सही है। उसको जो इंग्लिश स्किल्स आ गई ना बेसिक, क्योंकि देखिए आजकल कंप्यूटर मोबाइल सबको यूज करना आता है। हमारे मुल्क की एक बहुत कमाल चीज है, नोट कीजिएगा, हमारे मुल्क की कमाल चीज ये है कि हमारा कोई भी तबके का बंदा हो, चाहे वो चौकीदार हो या वो जिन्होंने अभी चाय पिलाई, आलम भाई हैं, जितने भी लोग हो, मेरा ड्राइवर है, ये सब लोग मोबाइल फोन जो है ना अंग्रेजी में यूज करते हैं। बिल्कुल सही है। ये हमारी निशान, ये हम कहते हैं कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। क्यों पढ़े लिखे नहीं है? आप अरब वर्ल्ड में जाएं, कोई एक बंदा अंग्रेजी में फोन यूज नहीं करता। आप चाइना में जाएं, कोई एक बंदा अंग्रेजी में फोन यूज नहीं करता। तो आपकी जो इंग्लिश स्किल्स है उन सबसे अच्छी हैं। आपके जो आलम भाई हमारे जो चाय पिला के गए, इनकी अंग्रेजी उन सबसे अच्छी चप्तों से, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? जब आपको बेसिक अंग्रेजी आती है, फोन यूज करना आता है, यहाँ से यूं जाना है, इसको ये दबाना है, मैसेज टाइप कर लेते हैं, सारी चीजें लिख लेते हैं। जब अंग्रेजी आपको समझ आ रही है, बेसिक अंग्रेजी स्किल्स है, आपने और चीजें सीखना शुरू कर दी, फिर अब अंग्रेजी आती है तो आप पढ़ सकते हैं, दुनिया से सीख सकते हैं, और खुला लोग सिखाने को तैयार है। हम जैसे लोग भी होंगे, 5 लाख और भी लोग हैं जो यूट्यूब पे बैठ के सिर्फ सिखा रहे हैं। अब देखें ना, ग्राफिक डिजाइनिंग लोग यूट्यूब से सबसे अच्छी सीख रहे हैं। सही, आपने नाम लिया अभी एक हजरत का, सही है, इमरान दीना, वो क्या कर रहे हैं? वो यही पढ़ा रहे हैं ना। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसर बना रहे हैं, अमेज़न सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं। आप सीखें, समझें, लेकिन अपने आप को हमेशा हर टाइम के हिसाब से रेलिवेंट रखें। आपने एक दफा पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई, मुझे आ गया सब कुछ, ऐसा नहीं होता। मुझसे कोई पूछे आपको सब आता है, हम कहते नहीं आता। हम रोज सीखते हैं, सही है, और रोज किससे सीखते हैं? जो हमसे बेहतर है। बिल्कुल। तो हम उनसे सीखते रहे। मदरसे वाला बच्चा आए, सीखे, अपने आप को रेलिवेंट रखे इंडस्ट्री के हिसाब से, तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। हम जैसे लोग भी क्या है, हम अपने आप को वही कहेंगे ना कि हमें भी एजुकेशन नहीं थी एक चीज की, हम भी सीख गए, तो वो भी सीख जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया जी। आखिर में बिल्कुल लास्ट ये सवाल है कि अगला टेलीमार्ट का 10 साल का आपका विजन, आपका प्लान, आपका मंसूबा क्या है? दोनों के एक राय बस। मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। चलें, बड़ा हूँ तो मैं इसका बेनिफिट ले लूँगा। बिल्कुल होना चाहिए। तो देखिए, होता ये है कि कोई भी बिजनेस जो है ना, वो स्टार्ट होता है तो बड़ा छोटे एक विजन से शायद स्टार्ट हो जाता है। कि आप कहते हैं मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, मैंने यूं किया स्टार्ट हो गया। टेलीमार्ट भी इसी तरह स्टार्ट हुआ, लेकिन एक सोच के साथ स्टार्ट हुआ था। सही है, वो सोच ये थी कि हम पूरे पाकिस्तान को डिजिटाइज करना चाहते हैं, जो ई कॉमर्स लैंडस्केप उसको डिजिटाइज करना चाहते हैं। हमारा वालिद साहब का जो पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, सही है, हमने उससे बहुत चीजें सीखी हैं। उनका पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस वाज रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही है, उन्होंने सारी जिंदगी डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल की है। और जब हम बिजनेस में घुसे तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग तो डिजिटल कर रहे थे। सही है, तो हमने क्या किया, हमने बोला एक नई चीज बनाएंगे, चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, और इसके बाद हमने क्या किया, वही वाले साहब का एक्सपीरियंस रिटेल हमने अटैच कर लिया। सही है, हमने रिटेल अटैच किया, हम उसको ग्रो करना, हम वक्त के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, वक्त के साथ सीख रहे हैं। बहुत सारी चीजें हमने डे 1 पे सोची थी 2014 में, शायद आज वो चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। हमने बोला ये तो करना ही नहीं चाहिए हमें। सही है, तो कितनी चीजें वक्त के साथ इवॉल्व हो रही हैं। आज भी जो चीजें हम अपने लिए सोच रहे हैं, जैसे हमजा ने बोला यार मैं 100 स्टोर करना चाहता हूँ। सही है, हमजा ने एक छोटा विजन बताया, क्योंकि हम 2-3 साल की बात कर रहे हैं। मेरी जाहिर सी बात है, हर बंदी की चाहता हूँ कि मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे अब जिन बिजनेस को फॉलो करते हैं ग्लोबली, उनके 2-2, 3-3 हज़ार स्टोर हैं उनके मुल्कों में। हम भी चाहते हैं कि हमारे 1,500-2 हज़ार स्टोर हो। मेरा हमेशा ये विजन रहा है। लोग कहते हैं यार अब आपका विजन ये होता होगा शायद कि कोई आए हमें खरीद के ले जाए। मैं कहता हूँ क्यों हमारी इतनी बड़ी सोच ना हो कि हम इतना बड़ा बिजनेस बनाए, इतने इस लेवल पे बनाए कि कल हम 10 बिजनेस एक्वायर करना शुरू करें और हम दुनिया के नए अमेज़न बने या नया टेलीमार्ट बने। मैं कहता हूँ मैं अपने आप को अमेज़न से भी क्यों तशबीह दूं। हाँ, वो जरूर मेरी इंडस्ट्री का लीडर है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं एज ए लीडर। जैसे हम पाकिस्तान में एक लीडर है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं एज ए लीडर। सही है, और हम उसकी 4 बातों को अच्छा ही मानते हैं कि उसने जो अच्छाई की उन्होंने अच्छा है, वो हमारे लैंडस्केप को बड़ा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम उस लेवल का बिजनेस बनाएं कि जब गोरा भी बैठे ना तो वो बोले कि हाँ यार इन्होंने काम करके दिखाया। और उस काम के लिए जाहिर सी बात है जो ग्रास रूट लेवल काम होता है ना, वो है रिटेल। सही है, और प्लस आज भी आप ग्राउंडेड रहे ना, सारी जिंदगी में कहता हूँ ग्राउंडेड रहना बड़ा जरूरी है। हवा में आप जब चले जाते हैं ना और लोगों के हाथ में बिल्कुल हर चीज छोड़ देते हैं तो आप बहुत ज्यादा ग्राउंड से दूर हो जाते हैं। जब आप डिटैच होते हैं ना उससे,
तो आपको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है, फिर आप हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं। तो टारगेट पर फायर करने के लिए आपको हमेशा ग्राउंड से उठा। मैं कितनी दफा ऐसा हुआ है कि हम जाते हैं मार्केट, तो मेरा लड़का एक दो जब मेरे साथ घूम रहे होते हैं ना, वो कहते हैं यार अहमद भाई इतना भी नहीं चला करो। तो हम कितने कितने घंटे 6-6 8-8 घंटे हम चलते हैं। मैं एक टाइम पे दुबई गया, मैंने बोला देखनी है मुझे मार्केट, मैं वहां पे 9-9 10-10 घंटे पैदल चलते थे। हम जॉगर्स पहन के आते पैदल चलते थे। क्यों? हमें सीखना है, और हम हर उस बंदे से सीख सकते हैं जो अपने काम में कुछ अच्छा कर रहा है। तो हम आज भी सीखते हैं, समझते हैं, और आगे जाके टेलीमार्ट का विजन ये है कि टेलीमार्ट को इतना बड़ा रिटेल लैंडस्केप पे भी कर देना है और ई कॉमर्स पे भी करना है कि कल हम इतने जायंट हो जाएं कि बड़े से बड़ा प्लेयर, चाहे वो अलीबाबा हो, चाहे वो अमेजोन हो, वो ये कहे कि यार इनको टफ टाइम देना। आज फ्लिपकार्ट इंडिया में है ना, अमेजोन उसको टफ टाइम जरूर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट आज भी डोमिनेट कर रहा है। क्यों? उसने अपने आप को ग्राउंड रूट पे इतना अच्छा रखा है, उसको पता है मैं ग्रो करता रहूंगा, मैं मैसिव होता रहूंगा। इस तरह की वियतनाम की कंपनीज को हम फॉलो करते हैं, उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा कर दिया, वहां पे अलीबाबा जो है उसके क्लोज भी नहीं आ रहा, मतलब 4 टाइम्स है वो अलीबाबा के भी। सही, तो वो होता ये है कि आप अच्छी मेहनत करें, नेक नियति से मेहनत करें, तो अल्लाह की तो जात देने वाली है। तो हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी करेंगे। तो हम वही चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल भी, रिटेल में भी हम बहुत स्ट्रांग हो, ई कॉमर्स भी बहुत स्ट्रांग हो, और भी बहुत सारे एवेन्यूज हम प्लान कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि और प्लान करते रहें, ना कि हम पूरा दिन बैठ के ठंडे बैठ जाएं कि यार अब हमने अचीवमेंट। मैं कहता हूँ आज हम मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा शायद मैंने 1% अचीव किया होगा जो जिंदगी में हम करना चाहते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे विजन हमेशा बड़ा होना चाहिए। आप सोचे बड़ी और फिर कोशिश करें उस सोच को अचीव करें। आपकी सोच ही छोटी हो ना, तो आपकी अचीवमेंट स्टैंडर्ड छोटा हो जाता है, आपका टाइम फ्रेम छोटा हो जाता है कि मैं 1 साल में तो अचीव कर सकता हूँ, फिर क्या करूंगा। तो सोचे बड़ा और फिर बड़ा करने की। मैं तो हमेशा से कायल हूँ इस चीज़ का कि मदरसे जो हैं, जिस तरह माशाल्लाह जामिया रशीद ने अपलिफ्ट किया है, मैं कहता हूँ मदरसों को अपलिफ्ट किया है उन्होंने स्टैंडर्ड को, कि वहाँ पे जो कुल्लियत शरिया का वो क़याम है, या इस तरह के जो आपके फीचर्स हैं कि जहाँ पे, क्योंकि देखिए दीन और दुनिया अलग चीज़ें नहीं है। सही है, मैं कहता हूँ दीन और दुनिया का जो ब्लेंड है ना वो डेडली है। सही है, अगर हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जैसे एक टाइम पे रहा है लोगों के दिमाग में ये चीज़ छाप बन गई थी कि यार जो दुनियादार लोग हैं वो अलग हैं, दीनदार लोग बिल्कुल अलग हैं। उन दोनों का जो ब्लेंड आपने जिस तरह बनाया है, फिर आप जिस तरह अब ये मीडिया हाउस चला रहे हैं, सही है, एक मदरसे के लिए मीडिया हाउस चलाना बड़ा डिफरेंट था ये। सही है, क्या यार ये वीडियो बनाएंगे, पिक्चर्स लेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इस पर उलमा किस तरह रिएक्ट करेंगे। लेकिन देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे वालिद साहब भी एक चीज़ कहते हैं कि यार अगर सामने से बम पड़ रहा हो तो आप तलवारों से नहीं लड़ सकते। सही है, अगर एक चीज़ गुनाह की चीज़ है, गलत चीज़ें हैं, वो मीडिया पे प्रोपगेट कर रही हैं, मीडिया पे आ रही हैं, मुस्तकिल पेनिट्रेट कर रही हैं, और हम उलमा का कंटेंट है या अच्छा कंटेंट है या दीनी कंटेंट है, कोई भी अच्छा कंटेंट अगर हम अपने पास ही दबा के मस्जिदों में और मदरसों में रख लेंगे तो ये बिल्कुल नाजायज हो जाएगा। हम इस पे हम तो इतना लफ्ज कहते हैं, हम कहते हैं नाजायज हो जाएगा ये, कि यार आपने अपने पास सब दबा के रख लिया, क्योंकि दीन का इल्म तो ऐसा जो आपको फैलाना है। तो अगर उन्हीं चैनल्स पे, उन्हीं सोर्सेज पे जहां से गलत चीज प्रोपेगेट हो रही है, यूट्यूब है, दूसरी चीजें, अब आप वहीं पे अच्छा कंटेंट भी लगाना शुरू कर दें, साफ सुथरा अच्छा पढ़ा लिखा दीनी कंटेंट भी डालना शुरू कर दें, जो आपकी मीडिया ने स्टार्ट किया सबसे पहले। और हमने इसको कयाम से देखा है कि किस तरह वो स्टार्ट हुआ, किस तरह बना, सारी चीजें हुई, और उसी स्टैंडर्ड पे जो आपने जिस तरह बनाया हुआ है, कैमरे का सेटअप है, लाइटनिंग है, हर चीज आपने बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन रखा। तो आई गेस ये अच्छा एक कंट्रीब्यूशन है। और अभी जो आपने पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की जहाँ पे आप अच्छे ऐसे लोगों का वो इंटरव्यू कर रहे हैं, आप अच्छे तो नहीं कहेंगे, आपने हमारा भी करा हुआ है, तो ऐसे लोगों का आप कंटेंट डालना शुरू कर रहे हैं जिनको कुछ सक्सेस मिली है, ताकि अच्छी चीज़ आपके चैनल से भी जाए। और जो आपकी ज़ाहिर सी बात है रिलीजियस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है JTR इंडिया की, तो अगर रिलीजियस फॉलोइंग भी बिजनेस से कनेक्ट होना चाह रही है तो वो बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपकी मीडिया को। ठीक है, आप भी सर थोड़ा। बिल्कुल, तो अहमद की बात के ऊपर ही एक्सटेंड करते हुए कि जो मुल्ला और मिस्टर का डिवाइड बन गया था ना, कि ये मुल्ला है ये बैकवर्ड है, ये मिस्टर है ये फॉरवर्ड है बहुत ज़्यादा, तो वो डिवाइड को ख़त्म करने में ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब पढ़े लिखे दुनिया को समझने वाले और दीन को समझने वाले लोग आएंगे और जो लोगों को वो दावत दे भी रहे हैं या समझा रहे हैं, उनको उनकी ज़ुबान में समझाएंगे, उस जगह पे समझाएंगे, उस चैनल पे समझाएंगे जहाँ पे आपका व्यूअर मौजूद है, तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। तो बहुत बड़ा किरदार है कि आप लोगों को दीन की तरफ लेकर आएँ और उनसे उनकी ज़ुबान में बात करें, उनसे उनके इस्तेमाल किए हुए चैनल्स के ऊपर जाके उनसे बात करें, ताकि जो एक डिवाइड बन गया था, ये एक लोगों के दिमाग में परसेप्शन बन गई थी, उसको करेक्ट किया जा सके कि दीन उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया से ज़्यादा। तो अक्सर औकात ये एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड भी जब सेशंस होते हैं या लोगों से बात की जाती है ना, तो 2 बातें बड़ी अहम हैं।
कि आदमी दुनिया के पीछे एंटरप्रेन्योरशिप, अमेजॉन, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, एआई, कारोबार, पैसा बनाना, इस पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूल जाता है जो हमारे जैसे लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत है। वो क्या है कि एक तो आप अपनी फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं काम के लिए, सही है, दूसरा आप अपने खालिक को भूल जाते हैं। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दुनिया की दौड़ में पॉडकास्ट देखकर या सेशंस अटेंड करके कि यार ये बिल गेट्स हमारा आइडल है, इलॉन मस्क आइडल है, तो आप दुनिया पे भी तवज्जो रखें, उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हमारे ऐसे सहाबा गुजरे हैं और अशरे मुबशरा में से गुजरे हैं जो दुनियावी मामलात में कारोबार बहुत अच्छे लेवल पे करते थे। तो ये मना नहीं है किसी चीज़ का कि आप अगर दीन की तालीम हासिल करें तो दुनिया की तालीम हासिल ना करें, या अगर दीन का काम करें तो आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ आपने मेक श्योर करना है कि अपने खालिक को ना भूलें। आप अपने दीन की तालीमात को, अपने दीन जो है ना सिर्फ इबादत का नाम तो नहीं है, दीन इबादत के साथ साथ मामलात का नाम है। तो पहले ज़माने में भी जो लोग मुसलमान हुआ करते थे वो मुसलमानों के मामलात को देख के मुसलमान होते थे, उनकी इबादत को देख के मुसलमान नहीं होते थे। तो जब मामलात में दीन आएगा तो मामलात में आपके हर तरह के मामलात हैं, चाहे वो आपके घर के मामलात हों, आपके दोस्तों के साथ मामलात हों, आपके कारोबार के मामलात हों, आपके इखलाक हों। तो दीन तो एक ज़ाब्ता हयात है, वो दीन वर्सेस दुनिया नहीं है। जी जी। आपकी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर भी दीन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप जैसे इदारे जो दीन के अंदर बहुत क्रेडिबिलिटी रखते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त तरह का ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो दीन की तालीमात हो या दुनिया की तालीमात हो, वो आएँ फ्रंट पर, वो इस तरह के चैनल्स को, इस तरह के सोर्सेस को, मीडियम्स को यूटिलाइज करें और आम आवाम तक उसका पैगाम उस ज़बान में पहुंचाएं जो ज़बान लोगों को समझ आती है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा ये डिटेल ई कॉमर्स जो है मीटअप अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह किसी नए मेहमान, नई शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।